स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग मिले हैं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 4 के लिए। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा, विच इज़ हाइब्रिडाइजेशन, कि हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। और मतलब कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो शायद हमने उससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था, लेक्चर नंबर 2 में। लेकिन लेक्चर नंबर 3 में हमने शेप्स को बनाना सीखा कि कैसे 1 तो नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इस हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है और इससे क्या शेप बनेगी। फिर हमने कंसेप्ट ऑफ लोन पेयर पढ़ा था कि अगर हमारे पास शेप कम पड़ गई तो उस हिसाब से फिर कंसेप्ट ऑफ लोन पेयर आ जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आप थंबनेल और हेडिंग वेडिंग से समझ गए होंगे, विच इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में वीबीटी कह देते हैं। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। पहली बात तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पॉलिंग जी ने इंट्रोड्यूस किया था। वो अलग बात है कि बाद में स्लेटर और लंडन वगैरह ने मिलकर इसको मॉडिफाई किया। मतलब 4-5 लोग इन्वॉल्व थे, पॉलिंग, स्लेटर, हिटलर, लंडन, ये 4-5 लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। बट मेनली जो नाम आता है वो पॉलिंग जी का आता है। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेनली नाम हेनरी मॉसले जी का आता है, बट बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। बिल्कुल ऐसे ही आप कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे सिमिलर टू अगर हम बात करें वीबीटी, तो यहाँ पे मेनली नाम पॉलिंग जी का आता है, बट लोग काफ़ी और भी इन्वॉल्व थे। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअली में इज ओनली फॉर कोवैलेंट कंपाउंड। अब हम जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, वो भी कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए ही थी। आई होप आपको पता हो। आयनिक तो हो ही नहीं सकते ना वहाँ पे, आयनिक के तो लैटिस होते हैं, शेप नहीं होती। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इसके क्या पोस्टुलेट्स हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे। पोस्टुलेट्स 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 नहीं भाई, पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या क्या हमारे साथ पोस्टुलेट्स आते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, समझते भी रहना है साथ साथ, और साथ साथ फिर आपको उसको लिखते भी रहना है। पहले अगर हम लोग बात करें पहले पोस्टुलेट की, तो टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल्स of outer most shell overlap। यानी अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो एटम्स के लास्ट शेल हम लोग अभी तक बोलते थे ओवरलैप होते हैं, बट एक्चुअली में होता क्या है, शेल ओवरलैप नहीं होते हैं। शेल के अंदर बैठे हुए सब शेल्स जो हैं वो ओवरलैप होते हैं। यानी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, जो लास्ट वाले शेल हैं उनके सब शेल्स एक्चुअली में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। मोर the overlapping, stronger is the covalent bond। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होता चला जाएगा। स्ट्रॉन्गर दी कोवेलेंट बॉन्ड, रिजल्ट किसका होगा, ग्रेटर दी ओवरलैपिंग का। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, मान लो दो ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है, तो उन ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। अब ओवरलैप ऐसे 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 ऐसे, जितने ज्यादा ओवरलैप होंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसको आप कंपेयर कर सकते हो एक दीवार में ठुकी हुई कील से। अगर आप एक दीवार में कील को ठोकते हो तो वो कील जो है जितनी ज्यादा अंदर जाएगी, ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी और उतना ज्यादा स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो ताकत है वो ओवरलैपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो हमेशा रहती है। ठीक है जी। इसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ओवरलैपिंग होती क्यों है, ऑब्वियसली बात है टू शेयर द इलेक्ट्रॉन, वो तो हमें पता ही है। अब जो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स। ओवरलैपिंग कितनी होगी ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स,
कि कौन से ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब इसका मतलब समझाऊंगा आपको, लेकिन ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग और दूसरा है ओरिएंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग। पहला है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग और दूसरा है ओरिएंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग। इनको समझना है कि ये टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग और ओरिएंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। पहले अगर बात करें टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की, कि ये टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, सॉरी, फिर ओरिएंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग पे आएंगे। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल कहता है कि लेस द एनर्जी गैप between orbitals, more will be the overlapping। यानी ऑर्बिटल्स के बीच में जितना एनर्जी गैप कम होगा, ओवरलैपिंग उतनी बेहतर होगी। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं ऐसे, तो 1s और 1s अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे एज कंपेयर टू 1s और 2s, और वो और बेहतर होंगे एज कंपेयर टू 1s और 3s के, क्योंकि 1s और 1s में एनर्जी गैप है ही नहीं। 1s और 2s के बीच में थोड़ा सा एनर्जी गैप है, 1s और 3s के बीच में सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप है। तो ओवरलैपिंग बढ़ती होगी, बढ़ती चली जाएगी अगर एनर्जी गैप कम होगा। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी, इसमें थोड़ी सी कम, इसमें थोड़ी सी और कम। ऐसे ही एक लेवल आएगा कि ओवरलैपिंग होगी नहीं, जैसे 1s के ऊपर 5s ओवरलैप होगा ही नहीं, स्टेबल ही नहीं होगा, ऐसा भी होगा। ठीक है ना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर 1s के ऊपर ओवरलैप हुआ, वहीं पे 2p के ऊपर हुआ, तो ऑब्वियसली बात है ओवरलैपिंग कहीं ना कहीं सेम होगी, क्योंकि अभी एक और फैक्टर भी है। ठीक है। और आपसे ऐसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि बताओ एक हुआ 1s के ऊपर 3p, एक हुआ 3p के ऊपर 4d, ऐसे सवाल थोड़ी ना आएंगे, फिर तो आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। ऑब्वियसली बात है ऐसे कोई सवाल आएंगे जिनके आंसर आप दे सकोगे, जैसे 1s के ऊपर 1s ओवरलैप हो गया, 2s के ऊपर 2s ओवरलैप हो गया, तो आप कहोगे सेम है। 1s के ऊपर 2s हो गया, 2s के ऊपर 2s हो गया, तो आप कहोगे 2s और 2s ज़्यादा बेहतर ओवरलैपिंग करें, क्योंकि उनमें एनर्जी गैप कम है। अब अगर हम बात करें ओरिएंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग की, तो ओरिएंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग में दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, और इसी के बिहाफ पे आज हम सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में भी एट द एंड ऑफ द वीबीटी पढ़ेंगे। लेकिन ओरिएंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग में दो प्रकार के ओरिएंटेशन हो सकते हैं। एक होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं। हेड ऑन मतलब मान लो हम पी ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। पी ऑर्बिटल की शेप डंबल होती है। अब पी ऑर्बिटल के ऊपर पी ऑर्बिटल ऐसे हेड ऑन आके टकरा गया, पी ऑर्बिटल के ऊपर पी ऑर्बिटल ऐसे हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है, लेकिन वही ओवरलैपिंग साइड वाइज भी हो सकती है। साइड वाइज मतलब एक, मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, लेकिन एक पी के ऊपर दूसरा पी ऐसे साइड वाइज आके ओवरलैप हो गया, है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे दो स्टाइलस की मैं समझाऊं, हेड ऑन मतलब ऐसे आके टकरा गए, साइड वाइज मतलब ऐसे आके, तो ये दो प्रकार की ओवरलैपिंग होती है। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन पे कि आपके हिसाब से हेड ऑन और साइड वाइज, आपके हिसाब से हेड ऑन और साइड वाइज ओवरलैपिंग में से कौन से वाले केस में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। आपके हिसाब से हेड ऑन और साइड वाइज ओवरलैपिंग में कौन से वाले केस में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। मेरा एक्सपीरियंस ऑफलाइन का ये कहता है ज्यादातर बच्चे मेरे सामने जो होते हैं वो आंसर में साइड वाइज देते हैं, अगर उन्होंने पहले कहीं ये नहीं पढ़ा हुआ है तो। अगर पहले कहीं पे पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल डिफरेंट बात हो जाती है, लेकिन अगर उन्होंने ये टॉपिक पहले कहीं पे भी नहीं पढ़ा हुआ है तो सबको लगता है कि साइड वाइज, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि यार ये दो जगह से ओवरलैप हो रहा है। लेकिन आप इसको समझो ऐसे कि मैं आपको एक कील ठोकने को दूं दीवार पे, मान लो आपको मैं दूं कि भाई ये कील है, दीवार में ठोक दे। अब आप उस कील को अगर ऐसे लटा के ठोक रहे हैं या ऐसे खड़ा करके ठोक रहे हैं तो ज़्यादा कब ठोकेगी वो, कॉमन सेंस, जब आप उसे खड़ा करके ठोक रहे हैं, क्योंकि उसमें जो एंड है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है बहुत कम है, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका बहुत कम है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हेड ऑन में हमेशा ओवरलैपिंग जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है जी। और अभी हम पढ़ाएंगे आपको, ये मैंने ग्रेटर का साइन पे लगा दिया, लेकिन आपको ये भी पढ़ाएंगे कि इससे
सिग्मा बॉन्ड बनता है और उससे पाई बॉन्ड, लेकिन हेड ऑन ओवरलैपिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइड वाइज ओवरलैपिंग। फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा यार, अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग बेहतर है, इससे बॉन्ड स्टेबल बनेगा, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी ही क्यों? यार एक बात बताओ आप, मजबूरी भी तो कोई चीज होती है ना। मैं आपको बोलूं कि अगर ऑप्शन दिया जाए कि विच इज बेटर फॉर यू, विच इज टेस्टियर फॉर यू, बेसिकली एक तरफ एक बोल में मैगी पड़ी हुई है और एक तरफ एक बोल में खिचड़ी पड़ी हुई है, तो आपके लिए क्या अच्छा है खाना? तो आंसर है, ऑब्वियस सी बात है, मैगी। आप ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे अच्छा मतलब टेस्ट में, बट आप सबको पता है हेल्थ में खिचड़ी ज़्यादा बेहतर है। तो टेस्ट को मेंटेन करने के लिए अगर हमारे पास दो बोल पड़े हैं तो हम हमेशा मैगी खाएंगे। कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमेशा वो वाला खाना खाएंगे जो हमें टेस्ट में अच्छा लगे। हेल्थ पे कोई बाहर जाके, मुझे नहीं लगता अनटिल अनलेस बीमार नहीं है तो कोई बाहर जाके घिया तोरी खा रहा है, मुझे नहीं लगता किसी भी ढाबे में घिया तोरी मिलते भी होंगे। मैं नहीं मान सकता, मतलब मैंने सुना नहीं है, हो सकता हो ऐसे ढाबे, ऐसी बात नहीं है। फूड ब्लॉगर्स आजकल बड़े छाए रखे हैं, कोई ना कोई ढाबा ढूंढ ही लेंगे वो, जहाँ पे घिया तोरे टिंडे भी बन रहे होंगे। लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसा नहीं देखा जो बाहर रेस्टोरेंट में जाके घिये तोरे टिंडे ऑर्डर भी कर रहा है या पूछ भी रहा है कि आपके पास ये मिलते भी हैं कि नहीं है ना। लेकिन घर में खाना उनकी एक मजबूरी हो जाती है, बिकॉज आप रोज बाहर का भी नहीं खा सकते, बीमार पड़ जाओगे। मजबूरी नाम की भी कोई चीज होती है यार। अब आप पढ़ाई करने की बात कर लो, आप में से ज्यादातर बच्चों को पढ़ाई करना पसंद थोड़ी है, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हो क्योंकि वो मजबूरी है आपकी। कई बच्चों के लिए, कई बच्चे तो बड़े मजे में से पढ़ते हैं। तो ऐसे ही आपको आगे पढ़ाया जाएगा, आज ही पढ़ाया जाएगा कि हेड ऑन ओवरलैपिंग बेहतर है, साइड वाइज नहीं है। बट फिर भी ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैपिंग क्यों करेंगे, वो उनकी मजबूरी बन जाएगी। लेकिन पहला पॉइंट है कि अगर हमें कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो ऑर्बिटल्स को लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल के ओवरलैप होना होगा, और मोर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द कोवलेंट बॉन्ड। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी कोवलेंट बॉन्ड, उतना ही ज्यादा ताकतवर, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है जी। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डिपेंडेंट ऑन द टू फैक्टर्स। एक्सटेंट ऑन ओवरलैपिंग दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, पहला कौन आ रहा है और दूसरा कैसे आ रहा है। कौन आ रहा है मतलब जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ओवरलैपिंग ज्यादा, और कैसे आ रहा है मतलब उनका ओरिएंटेशन जो है वो क्या है। फिर अगर मैं सॉरी थर्ड के बाद फोर्थ पोस्टुलेट की बात करूं तो ईच ऑर्बिटल, ये थोड़ा ध्यान सुनना, ईच ऑर्बिटल ब्रिंग्स सिंगल इलेक्ट्रॉन हैविंग same spin, having same spin, but during or after overlapping their spin, यानी कि वन ऑफ दी, एक्चुअली ये आप यहां से गलत मैसेज ना ले लें, ऐसे लिखना सही रहेगा कि वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन will change its spin for stability। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब यह है कि अगर एक मान लो ऑर्बिटल आया जो कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन लेके आया जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दूसरा वाला भी तो क्लॉकवाइज लाएगा। क्योंकि अब हमने सेकंड चैप्टर में हुंस रूल में पढ़ा है कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी और पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज माना जाएगा। अब मान लो इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना है। अब अगर दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेंगे तो अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। आपको पता है क्लॉकवाइज वाला भी सेम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और दूसरा क्लॉकवाइज वाला भी सेम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम बनाएंगे तो वो रिपेल होंगे। तो इसलिए कोई भी एक, अगेन वो फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन को उल्टा कर लेगा ताकि स्टेबिलिटी आ जाए, ताकि एक घूमे क्लॉकवाइज और एक घूमे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो स्टेबल रहे। अब यहाँ पे कुछ सवाल हमारे मन में उठते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में उठता है वो ये है कि ठीक है ओके, पर ये स्पिन चेंज कौन करेगा और ये स्पिन चेंज कैसे होगा? तो आंसर है ऑटोमेटिकली रिपल्शन विल कैरी दी एनर्जी। समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक मैग्नेट है जिसका एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है। आप सब ने बचपन में किया होगा, आप खुद हाँ बोल दोगे। और आपके पास एक और मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ है और एक साउथ है, ठीक है ना।
अगर आप जबरदस्ती नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाओगे तो ठीक है, क्योंकि आपने जबरदस्ती पकड़ा हुआ है, तो वो रिपेल होंगे। आप पास लाओगे वो रिपेल होंगे। लेकिन अब आप क्या करो, या आपने किया भी होगा, आप एक मैग्नेट को दूर रखो, चाहे वो आप बेड पे रख दो, चाहे वो आप टेबल पे रख दो, कुछ भी कर दो, और एक और मैग्नेट आप उसकी तरफ मारो। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हमेशा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे। यानी कि अगर मान लो आपने टेबल पे नॉर्थ रखा हुआ है और यहाँ पे आप नॉर्थ को मारो, तो क्या होगा, इनमें से कोई एक जो हल्का होगा, जिसके लिए ओरिएंटेशन उस वक्त चेंज करना आसान होगा, वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज करके एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। हमेशा ऐसा होता है। मतलब ऐसा कभी हुआ है कि आपने बेड पे एक चुंबक रखी और आपने दूसरी चुंबक फेंकी और वो चुंबक ऐसे रिपेल होके उछल के चली गई? ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर ही लेगा, और चेंज कर लेगा तो एज अ रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा कि भाई वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि अट्रैक्शन इज मोर स्टेबल देन रिपल्शन, आप सबको पता है अट्रैक्शन स्टेबिलिटी की एक निशानी है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के आएंगे और जैसे ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, इनका जो स्पिन है उनमें से कोई एक, अगेन जिसके लिए ऐसा करना इजी होगा, कोई एक अपने स्पिन को अपोजिट कर लेगा। वो हमें अभी फर्क नहीं पड़ता कि कौन करेगा, ठीक है जी। फिर हमारे पास लास्ट पोस्टुलेट यानी कि पोस्टुलेट नंबर 5 आता है, जो कि लास्ट पोस्टुलेट भी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। ये हम पढ़ चुके हैं कि व्हेन ऑर्बिटल्स ओवरलैप, न्यू orbitals with new shape, new orbitals with new shapes are formed and called hybridized ऑर्बिटल्स। यानी कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे जिनकी जो शेप वगैरह है वो नई होगी, उनकी शेप वगैरह नहीं होगी। कि कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास एक एस के ऊपर एक पी चढ़ा है ना, तो हमने बताया था अगर एक एस के ऊपर एक पी ओवरलैप होता है तो शेप लीनियर हो जाती है। एक एस के ऊपर दो पी ओवरलैप होंगे तो शेप ट्रायगोनल प्लेनर, वो तो हम पढ़ चुके हैं। बस अब हम आपको बस ये याद दिला रहे हैं कि जब भी दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे तो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनकी शेप नई होगी, और ऐसे ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहा जाएगा। ऐसे ऑर्बिटल्स को कहा जाएगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ओके, ऐसे ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा खेल हमारे पास वीबीटी का आया। इसके 5 पोस्टुलेट्स थे। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इन पांचों पोस्टुलेट्स को मेरे हिसाब से एक बार रीड कर लो, ठीक है ना, ये कर लो, क्योंकि इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और एकदम नए एक अलग टॉपिक पे चल रहे हैं जो कि कनेक्टेड हमारे पास वीबीटी से ही है। बट टॉपिक इज द कंसेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, है ना। यहाँ पे हमारे पास आता है एक बहुत प्यारा कंसेप्ट जो कि है कंसेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कंसेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अगर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड के कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे बात करें आओ, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम लोग सिग्मा, मतलब सिग्मा इसका साइन सिग्मा बॉन्ड से दिखाते हैं, और एक तरफ हम लोग लिख देंगे पाई बॉन्ड, जिसको हम लोग पाई से दिखाते हैं। ठीक है जी। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंसेस हैं ये हमें समझना है, और ये एक्चुअली है क्या। अभी तक तो आपको यही नहीं पता होगा कि ये है क्या। तो पहले तो समझते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड होते क्या है। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड ये दो प्रकार के, पहली बात तो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? व्हेन ऑर्बिटल्स ओवरलैप हेड ऑन। अगर ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना होता है, और वो जो ओवरलैपिंग होती है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक हो सकती है हेड ऑन और एक हो सकती है साइड वाइज। अगर वो ओवरलैपिंग हेड ऑन हुई तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। लेकिन आप कह सकते हो व्हेन
ऑर्बिटल्स ओवरलैप साइड वाइज। अगर ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं तो उससे जो बॉन्ड बनेगा वो पाई होगा, है ना। आपके मन में एक सवाल अभी भी पेंडिंग होगा कि जब ओवरलैपिंग हेड ऑन ही अच्छी है तो साइड वाइज होगी क्यों? इसका आंसर मैं आपको दूंगा ना यार, वो तो मेरा काम है ना, आपका काम है सब्र रखना थोड़ा सा। व्हेन ऑर्बिटल्स ओवरलैप हेड ऑन, और वहां पे लिखा व्हेन ऑर्बिटल्स ओवरलैप साइड वाइज। ओके कूल है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली बात है, मोर स्टेबल एंड रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू ब्रेक। इसको दो अलग अलग पॉइंट भी बनाते हैं कई लोग कि ज्यादा स्टेबल है और उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से तो एक ही पॉइंट है ना। और यहां पे अगर हम लोग आ जाएं तो लेस स्टेबल देन सिग्मा। ये स्टेबल कम नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं है, लेकिन ये सिग्मा से कम स्टेबल है। लेस स्टेबल देन सिग्मा एंड रिक्वायर्स रिलेटिवली लेस एनर्जी एंड रिक्वायर्स रिलेटिवली लेस एनर्जी। ये लेस एनर्जी भी लेता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको समझना है कि सिग्मा बॉन्ड, अगर दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड बनेगा, दो कोवलेंट एटम्स हैं जिनको कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, उनके बीच में अगर पहला बॉन्ड बनेगा तो वो हमेशा सिग्मा होगा, लेकिन पहले बॉन्ड के बाद जो भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई होंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मतलब फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन two atoms is always का मतलब always सिग्मा। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं तो दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद एक ही हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद पाई बनेंगे, है ना। तो फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज ऑलवेज सिग्मा, या आप ऐसे भी कह सकते हो, और there can be only one sigma bond between two atoms। दो एटम्स के बीच में हमेशा सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, इससे ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक ही सिग्मा बनेगा, मैं आपको कारण बताऊंगा अभी। उसके बाद जो ही बनेंगे वो पाई बनेंगे। तो आप कह सकते हो सेकेंड और थर्ड, चार बॉन्ड कोई दो एटम आपस में बनाते नहीं, हम जानते हैं। तो सेकेंड और थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑलवेज पाई। जो सेकेंड और थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो हमेशा पाई होगा। इसका मतलब है पाई एक से ज्यादा, मतलब दो या तीन हो सकते हैं, ठीक है। कारण मैं आपको अभी दे रहा हूं ना, 5 मिनट में दे रहा हूं, लेकिन इससे पहले लास्ट पॉइंट पढ़ लें बस हम, जो कि चौथा है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको स्क्रीन से कट ना रहा हो, दिख रहा है ना। बहुत छोटा सा पॉइंट है। कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, शॉर्ट में लिख दिया कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मैं लिख ही देता हूं। ये इंडिपेंडेंट समझ में आ रहा है क्या? ये इंडिपेंडेंट समझ जाना क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ है। और यहां पे बात करें तो कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब सिग्मा बॉन्ड दो एटम्स के बीच में अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड दो एटम्स के बीच में कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी कि पहले बात तो देखो, ये पॉइंट में तो आपको समझना ही होगा कि हेड ऑन से सिग्मा बनता है और ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनेगा, लेकिन उसके बाद जो बनेंगे वो पाई बनेंगे। अब एस ऑर्बिटल्स कितने बॉन्ड बनाते हैं? तो आंसर है एक। एस हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसके पास एक ही ऑर्बिटल है। लेकिन पी जो है, अभी हम मेनली पी के बारे में बात करने वाले हैं, पी जो है वो 3 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। सेकेंड चैप्टर याद करेंगे। अब आप सबको याद हो अगर, तो पी एक्स पी वाई, थोड़ा सा आगे आके मैं अगर बात करूं, सबको याद हो तो पी एक्स पी वाई पी जेड,
ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये भी px, py, pz ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब अगर आप कोई भी एक, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, कोई भी एक ओरिएंटेशन की बात करो, तो जैसे मान लो x है, मान लो ये जो मेरी मिडिल फिंगर है ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और मान लो इन्होंने हेड ऑन कोलिजन किया, देखो ये दोनों उंगलियां हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, तो बाकी दोनों को आप देखो अगर ध्यान से, तो दोनों को साइड वाइज ही करना पड़ेगा। अब अगर ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करते, दोनों को साइड वाइज ही करना पड़ेगा। अब अगर ये हेड ऑन ओवर, ऐसा लग रहा है ना कोई रैपर हूं मैं, इट्स बॉय बादशाह, यहाँ पे हेड ऑन, ये हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, तो बाकी दोनों को साइड वाइज ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर एक हेड ऑन हो गया तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये अपने ऐसे शेप को चेंज करे, मजाक हो रहा है क्या। हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तो बाकी दोनों को आप देख सकते हो साइड वाइज ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहला बॉन्ड हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, हर कोई हेड ऑन ओवरलैपिंग करना चाहेगा। लेकिन उसके बाद जो भी बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होंगे वो हमेशा साइड वाइज ही होंगे, इसलिए वो सिग्मा नहीं हो सकते, वो पाई होंगे, ठीक है जी। और पहला बॉन्ड क्योंकि हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा, तो वो इसलिए कभी भी पाई नहीं हो सकता, वो हमेशा कौन सा होगा, सिग्मा। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझने, ठीक है। अब एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, जो कि आज का हमारा आखिरी काम भी है। एग्जाम में सवाल या तो इस टेबल से आ जाएंगे या पिछले कोई पोस्टुलेट से आ जाएंगे, लेकिन चांसेस कम है। एग्जाम में सवाल वीबीटी से या तो उसकी शेप जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने किया था वहां से आएगा, या फिर नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे हम आज का आखिरी सवाल भी कर रहे हैं, आप कह सकते हो कि कैलकुलेट, और ये एग्जाम में आता है बच्चों, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं, कितने कितने, ठीक है जी। शुरुआत आसान से करते हैं, जैसे कि मान लो आया हमारे पास CH4। अब आप CH4 का स्ट्रक्चर अगर जानते हो तो CH4 में ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स गिनूं तो 4 है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है और पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। और पाई बॉन्ड यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि अगर एक एटम ने दूसरे एटम ने दूसरा कोई बॉन्ड बनाया होता तो पाई होते। तो सिग्मा यहाँ पे 4 है, पाई यहाँ पे एक भी नहीं है, ठीक है जी। सेकेंड आता है मान लो CO2। अब CO2 में आप सबको पता है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास, 2। वहीं पे अगर हम लोग पाई बॉन्ड की बात करें तो वो भी 2 है, बिकॉज ये सेकेंड बॉन्ड जो बनेगा वो पाई होगा, और ये वाला सेकेंड भी पाई होगा, क्योंकि पहला बॉन्ड इन दोनों के बीच में सिग्मा है, अगला जो भी बॉन्ड बनेगा वो पाई होगा। तो सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए और पाई बॉन्ड भी 2 हो गए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा अभी तो बहुत आसान आसान सा ले रहे हैं ना, तो जैसे कि इथीन गैस अगर आपको पता हो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अगर मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूं, आपको एग्जाम में ये आएगा या फिर ऐसे भी नहीं आएगा, C2H4 आएगा, आपको एक्सपैंड करना होगा, उसको ध्यान रखें। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास इथीन है। अब इथीन के अंदर अगर मैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की अगर बात करूं, तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितने हैं, 1 2, गिन रहे हो ना आप मेरे साथ, 1 2, इनके बीच का पहला सिग्मा, तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए सिग्मा, लेकिन पाई हमारे पास सिर्फ एक ही है। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं, मान लो कोई और एग्जांपल लेते हैं, लाइक CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे ये ले लिया। जब आप आज ये पहली बार कर रहे हैं तो हम एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, जब हम इसको थोड़ा सा इसके फ्लो में आ जाएंगे, इसकी हमारी हैबिट बन जाएगी, तो ज़रूरी भी नहीं होगा कि हम इसके ये क्या कहते हैं एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर्स बनाएं। जैसे आपको खुद ही पता चल जाएगा यहाँ पे 3 सिग्मा है, अभी तो मैं आपके लिए इसके एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ। ऑल्दो एक ऐसा लेवल आएगा जब करने की भी ज़रूरत नहीं, आप कहोगे ज़रूरत ही नहीं है, अपने को इन सब की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे बोलोगे बच्चों। यह है हमारे पास सिग्मा। अब सिग्मा की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा बॉन्ड हैं, और पाई आप देख सकते हो एक ही है, ठीक है। चलो अब मैं ना आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है सवाल पूछने में। क्या आप मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो सोच के समझ के, जहां पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स
जो हैं यानी कि सिग्मा बॉन्ड जो हैं हमारे पास वो कम हो और पाई बॉन्ड्स ज़्यादा हो। आप कोई ऐसा एग्जांपल सोच के दे सकते हो मुझे? जैसे अभी तक सारे एग्जांपल्स में सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा है और पाई कम है। क्या आप मुझे ऐसा एग्जांपल सोच के कमेंट सेक्शन, टाइम स्टैम्प है 30 मिनट लगभग। क्या आप मुझे एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो हो वो हमारे पास कम हो और पाई बॉन्ड ज़्यादा हो तो मज़ा आए? सोच के। हुँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो डन। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इस तरीके से काम चलता है। अब मेरे हिसाब से आपने सोचा होगा कोई एग्जांपल जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो है वो कम हो और पाई बॉन्ड जो है वो ज़्यादा हो। तो आंसर है इसके बहुत कम एग्जांपल्स हमारे पास हैं जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि N2 मॉलिक्यूल। अगर मैं नाइट्रोजन यानी N2 मॉलिक्यूल की अगर बात करूँ तो नाइट्रोजन में हमारे पास 3 बॉन्ड यहाँ पे आते हैं। तो अगर मैं सिग्मा और पाई की अगर बात करता हूँ तो सिग्मा और पाई में हमारे पास एक सिग्मा है क्योंकि पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा होगा और पाई हमारे पास 2 हैं। तो ऐसा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड बराबर हो सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ 3 मॉलिक्यूल्स दे रहा हूँ जिनमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो पता लगाने हैं और इन 3 सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए पता लगाने के लिए मैं आपको कुछ मान लो 3 मिनट दे दूंगा, ठीक है जी। लेकिन उसको ईमानदारी से आपको 3 मिनट के अंदर करना भी होगा, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड, फिर हम उसके आंसर भी मैच करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, मान के चलो। जैसे कि एक आ गया इथाइन। अब आप में से कुछ को अगर इथाइन नहीं पता है तो मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ, लेकिन आप उसका एक्सपैंडेड खुद बनाओगे। एक हो गया इथाइन, एक हो गया हमारे पास बेंजीन। ये तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत एग्जाम में आता है, C6H6। और एक हो गया मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे करके मैंने दे दिया। इसके लिए मैं आपको कुल, अब मैं माइक भी बंद कर दूंगा 3 मिनट के लिए तो नहीं, चलो 2 मिनट के लिए मैं माइक भी बंद कर दूंगा और आपको बताना है ये कितने सिग्मा कितने पाई, कमेंट सेक्शन पे आंसर। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मजाक की बात नहीं कर रहा। सबको लाइक वाइक नहीं करता क्योंकि अगर एक आध रह जाए तो बच्चे ऑफेंसिव हो जाएंगे, लेकिन मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, खासकर वो जिनमें आंसर्स होते हैं। तो जल्दी से आप इसका आंसर दें, माइक बंद कर देता हूँ, ओके। सलाह देता हूँ एक बार माइक ऑन करके इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बना लेना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसका तो चलो बन ही जाएगा, उसका तो आपको रटा हुआ ही होगा बेंजीन का। इसका भी एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बनाए ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब बहुत बड़ी। हाँ जी, डन है, हो गया बच्चों। तो मेरे हिसाब से आई होप ये आंसर आपने कर लिया होगा, इसमें ज़्यादा मुश्किलें नहीं हुई होंगी आप लोगों को। अगर आपके तीनों आंसर सही हैं तो बहुत ही बढ़िया, 2 भी सही हैं तो भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 गलत हैं 3 में से तो प्रॉब्लम है क्योंकि ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। चलो आओ, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका अगर मैं एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बनाऊँ, जिसके वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी, तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने कितने हो गए, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए और 2 पाई हो गए, 2 पाई हो गए 3 सिग्मा हो गए, ठीक है जी। इसके बाद ये थोड़ा सा मज़ेदार काम, ये बेंजीन में अगर आपको याद हो तो हमारे पास 6 कार्बन होते थे,
सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड होता था और एक में एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक एक हाइड्रोजन सबके साथ लगा होता था, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11 12 तो यही हो गए। तो सिग्मा बॉन्ड 12 तो सीधा सीधा ये हो गए, और पाई बॉन्ड आप देख ही सकते हो 1 2 3 है। इसके बाद CH3COH की बात करें तो ये हमारे पास हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के साथ अगर आपको याद हो डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे O होता है और फिर यहाँ पे H होता है। तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 7 है और पाई बॉन्ड हमारे पास एक ही है सिर्फ। हाँ ठीक है जी। तो आई होप आपने तीनों के तीनों सही किए हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 नंबर के पक्का मिलेंगे आपको। अगली क्लास में हम लोग VSEPR जो है वो शुरू भी करें ख़त्म भी करेंगे, बिकॉज वो बहुत ईजी है, और MO शुरू भी कर देंगे, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू भी कर देंगे। फिर उसके अगले लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि आप लोग कह रहे हैं कि लेक्चर्स को बहुत जल्दी जल्दी लेके आओ। देखो यार क्या कारण होता है मैं आपको बताता हूँ कि लेक्चर्स हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो लेक्चर्स देने की ही होती है, बट होता क्या है कि हम लोग अपने जो हमारे बैचेस चल रहे हैं, अभी आपको शायद पता हो हाफ ईयरली एग्ज़ाम जस्ट अभी ख़त्म हुए हैं, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, चाहे वो हमारे ऑनलाइन बैचेस हों, खासकर मैं ऑनलाइन बैचेस या ऑफलाइन बैचेस की बात ही कर रहा हूँ। ऑफलाइन में चलो फिर भी एक फिक्स टाइम होता है, ऑनलाइन में एक्स्ट्रा क्लासेस देना हो जाए, चाहे संडे को वो 3-3 4-4 5-5 घंटे, क्योंकि कभी क्या अब इस बार हाफ ईयरली में क्या हुआ, सबके अलग अलग चैप्टर्स आए, किसी का कोई आ रहा था किसी का कोई आ रहा था, तो सबकी सुननी पड़ती है भाई, क्योंकि वहाँ पैसे ले रखे होते हैं और आप लोगों के साथ एक प्यार है बॉन्ड है, तो आप लोगों की भी सुननी। अब जैसे 10th वालों ने इतनी रिक्वेस्ट की कि मेटल से नॉन मेटल दो, तो रात को 1:30 बजे मैंने मेटल से नॉन मेटल, खासकर क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई थी मेटल से नॉन मेटल। इवन मैं कोई अपनी पर्सनल फोटो डाल रहा हूँ अपनी बीवी के साथ इंस्टाग्राम पे, उस पर भी फोटोज पे भी कमेंट आने लग गए, मेरी बीवी को मैसेज आने लगे कि सर को बोलो मेटल से नॉन मेटल कराओ। तो मेरे को समझ में आया कि यार जेन्युइनली बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी, तो रात को 2:30 बजे 3 बजे जाके वहाँ पे हम लोगों ने मुझे अगले दिन हरिद्वार जाना था, तो मैंने वो लेक्चर अपलोड किया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी। तो आपके साथ प्यार है, आपके लिए तो वो काम करना ही है जो आप लोग डिमांड कर रहे हो, बस उसमें कभी-कभार थोड़ी देरी हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट आपको आपको सब पढ़ाया जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लें। लर्न एंड फन आपका है, आप जो कहेंगे वो होगा, बस कभी-कभार कुछ चीज़ों में थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाता है, उसके साथ थोड़ा-सा मैनेज कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, शुक्रिया।